की सबसे बड़ी खबर है चुनाव की तारीखों के ऐलान से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र में, झारखंड में और अलग अलग राज्यों के उपचुनाव की अगर बात करें तो उसको लेकर पिक्चर क्लियर हो चुकी है। महाराष्ट्र में 20, झारखंड में 13 और 20 नवंबर को वोटिंग। 23 तारीख को दोनों ही राज्यों सहित उपचुनाव के नतीजे जारी हो जाएंगे। महाराष्ट्र झारखंड की चुनाव तारीखों को लेकर कई दिनों से चल रहा सस्पेंस खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने दोनों ही राज्यों के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान किया। इसके अलावा जो 48 विधानसभा सीटें हैं और जो 2 लोकसभा सीटें हैं उस पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजस्थान में भी क्योंकि देखिए उपचुनाव होगा। अब ऐसे में एक बार मेरे सहयोगी सीधे राजस्थान से जुड़ रहे हैं ऋतुराज, उनका रुख करते हुए। ऋतुराज, बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। धनंजय भी हमारे साथ में रहेंगे, उनका भी रुख करेंगे। अस्मित सिन्हा, मैं जरा एक बार सबको एक बार तारुफ करा देती हूँ। अस्मित सिन्हा है, सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ में, अवनीश विद्यार्थी भी है लखनऊ से, और इसके साथ साथ हरीश थपलियाल भी देहरादून से हमारे साथ में, अक्षर राय दिल्ली से रहेंगे, ऋतुराज शर्मा लगातार बने हैं जयपुर से। तो ऋतुराज, क्योंकि राजस्थान पर सबकी निगाह टिकी है, राजस्थान में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसको लेकर फिलहाल क्या सरगर्मियां इस वक्त नजर आ रही हैं? किस तरह की पार्टीज की तैयारियां नजर आ रही हैं? क्या इस वक्त रिएक्शंस आ रहे हैं? देखिए पूजा, जो 7 सीटों पर उपचुनाव हैं और जैसा कि आज घोषणा की है कि 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। 1862 यहाँ पर मतदान केंद्र हैं, 53 सहायक मतदान केंद्र हैं, 19,36,532 कुल मतदाता हैं। झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, उनियारा, खींवसर, सलूंबर और 84 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव यहाँ पर प्रस्तावित हैं। तो इन उपचुनाव में अगर तस्वीर की बात करें तो यहाँ पर मोटे तौर पर यह लग रहा है कि जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जो आजमाइश करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो भजनलाल सरकार जिस तरह से 9 महीने अभी तक रहे हैं, तो कुछ हद तक ये भी हम मान सकते हैं कि उन 9 महीनों में जो एंटी इनकम्बेंसी बनती रहती है, ऐसे परसेप्शन उभर कर सामने आते हैं। और जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि जितनी उम्मीद थी बीजेपी को उतनी सीटें नहीं आई। तो इन सब बातों को लेकर क्या विधानसभा उपचुनाव में असर होगा, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर प्रिडिक्शन की बात करें तो हरियाणा में जो चुनाव हुए थे उसमें कई मायनों में उलटफेर होता हुआ दिखा और यहाँ तक कि एग्जिट पोल के आंकड़े ही पूरे जो वास्तविक तस्वीर आई उसमें उलटते हुए दिखे। तो ऐसे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन मोटे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जैसे यदि 84 की सीट है, आदिवासी बेल्ट की सीट है, तो वहाँ पर जो अन्य पार्टी है आदिवासी की, वो कितना असर दिखाती है, ये देखने वाली बात होगी। इसी तरह से पूर्वी राजस्थान में जो एक जाति विशेष की राजनीति है, जिस तरह की समीकरण बनते हैं, वो कितना वहाँ पर असर दिखाते हैं। तो इन सब बातों का प्रभाव इस उपचुनाव में पड़ने वाला। यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से 9 महीने का कामकाज रहा है सरकार का, उस कामकाज को लेकर क्या आकलन आम जनता कर सकती है इन उपचुनाव के जरिए? क्या वो संदेश देगी, या फिर जो मोटे तौर पर जो पैटर्न है जो सत्तारूढ़ दल का जब होते हैं तो वो उपचुनाव में वो असर दिखता है कि सत्तारूढ़ दल का ही ज़्यादा वर्चस्व दिखता है उपचुनाव में, तो क्या वह नतीजे आएंगे? ये तमाम बातों पर, और मुख्य तौर पर ये भी बात है कि प्रत्याशी किस तरह से चुनाव मैदान में, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपके पास ऋतुराज आती हूँ, मैं आपके पास में उत्तराखंड से इस वक्त मेरे साथ हरीश थपलियाल भी लगातार जुड़े हुए। हरीश, एक विधानसभा सीट केदारनाथ जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई है, केदारनाथ विधानसभा सीट का सियासी समीकरण इस वक्त क्या है? देखिए पूजा, केदारनाथ उपचुनाव का जो सियासी समीकरण है उसको लेकर के हम सबसे पहले बता देते हैं कि 3 महीने पहले केदारनाथ पैदल मार्ग पर जो है आपदा आई थी, उसको लेकर के सरकार के पर जो है वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी नाराजगी थी। लेकिन जिसको लेकर के कांग्रेस जो है ये भुनाना चाहते थे कि देख ली आपदा आई है, सरकार जो है सोई हुई है, सरकार कोई काम नहीं कर रही। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से 32 घोषणाएं वहां पर की है विकास कार्यों के लेकर, चाहे वो सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त का मामला हो, चाहे फिर वो केदारनाथ पैदल का रास्ता हो, तो तमाम ऐसी जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं वहां पर थी, चाहे वो जो सोनप्रयाग का मार्केट है उसको उसके पुनर्निर्माण कार्य को लेकर के जो मुस्तैदी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई, उसको लेकर के अब बीजेपी मजबूती की स्थिति तरफ जो दिखाई दे रही है पूजा। दूसरी ओर कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जिस तरीके से हम जो है मंगलौर और बद्रीनाथ सीटें
जीते हैं उसी तरह से हम केदारनाथ भी जीतेंगे, क्योंकि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है पूजा। तो साफ तौर पर यहाँ पर सियासी जो सरगर्मियां हैं वो थूक तेज जिहाद है। वाला तो मुद्दा अब कितना देखना चलेगा होगा यहाँ कि, केदारनाथ में? जो है जो जल्दी से थूक जिहाद का मुद्दा कितना नजर आ रहा है प्रभावी? जी पूजा, एक बार पूजा अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? हरीश, जल्दी से मैं चाह रही हूं एक बार जरा इस पे बताएं, ये थूक जिहाद का जो मुद्दा पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है उत्तराखंड में, और जिस तरीके से खुद सीएम धामी ने इस पर अपना जो नाराजगी थी, जो स्टैंड है वो अपना दर्ज कराया था, इसका कोई असर नजर आ रहा है कि इस सीट पर? जल्दी से। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज थूक जिहाद को लेकर के हाई लेवल कमेटी यहां पर बैठाई, जिसमें जो है डीजीपी, उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार और जी बात पूरी कीजिएगा। इस बात के ये निर्देश दिए हैं सभी जिलाधिकारियों को कि इस तरीके की शिकायतें यदि मिलती हैं तो तमाम जो जनपदों के जिलाधिकारी हैं वो गंभीर रहे। ऐसे मामलों पर यदि शिकायत आती है तो गंभीर परिणाम इस तरह के जो असामाजिक लोग हैं उनको भुगतने पड़ेंगे। पूजा जी बिल्कुल जाहिर तौर पर भुगतने पड़ेंगे। और रांची से मेरे साथ में धनंजय इस वक्त लगातार बने हुए। धनंजय, क्योंकि 2 चरणों में होने वाले मतदान की प्रक्रिया को लेकर तैयारियां तो हम पिछले 1 साल से लगातार देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में घमासान मचा हुआ था, लेकिन मौजूदा स्थिति की अगर बात करते हैं तो अभी क्या इस वक्त रिएक्शंस आ रहे हैं लोगों के, और किस तरीके से तैयारियां इसको लेकर अब जोरों पर नजर आ रही है दोनों पार्टीज की अगर बात करते हैं खासतौर पर? देखिए, बीजेपी ने जिस तरह से माहौल क्रिएट किया है, हेमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से झारखंड को कमान मिला था, उसका तो माहौल क्रिएट करने में तो बीजेपी कायम हो चुकी है। क्योंकि अगर 3 महीने के पहले की बात करें तो बीजेपी बहुत धारासी स्थिति में झारखंड में थी। यहाँ पे उसके जो कार्यकर्ता थे, सर कार्यकर्ता में फूट पड़ी हुई थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने संगठन को मजबूत करने की कोशिश किया। हेमंता बिस्वा शर्मा ने आदिवासी सीटों को मजबूत करने की कोशिश की है। पहले चरण में जिस तरह से 43 सीटों पर वोटिंग होनी है, ज्यादातर सीटें उसमें जो वोटिंग होगी संथाल कोल्हान की सीटों पे, जहां पे चंपेश्वरन अपना किस्मत आजमाएंगे, वो तमाम सीटों जहां पे बीजेपी शून्य के कगार पर थी, वहां पे अगर बीजेपी अच्छी सीट मार्जिन से निकाल लेती है तो दूसरे फेज में वो संथाल के क्षेत्रों में निकालने में कामयाब होगी। अगर आदिवासी सीटों पे मजबूत तरीके से चुनाव लड़ती है बीजेपी तो सरकार बने। देखिए, एक तरीके से बताएं तो लगभग 29,562 बूथ बनाए गए हैं, 5,000 से लगभग शहरी बूथ है, और उसमें से 2.06 करोड़ वोटर्स हैं। उन वोटरों की 81 विधानसभा सीटों में जो जानकारी के मुताबिक बताया 44 सामान्य सीट है। जो 44 सामान्य सीटों में बीजेपी कितना परफॉर्मेंस अच्छा करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो समान सीटों में कई उम्मीदवारों के नए चेहरे बीजेपी उतारने की कोशिश कर रही है। और आज जो दिल्ली में बैठक है, बैठकों में ये कयास लगाई जा रही थी जो चुनाव उम्मीदवारों कल शाम तक लिस्ट भी जारी कर देगी, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था हम 24 घंटे के अंदर उम्मीदवारों की सूची जारी कर देंगे। तो उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही झारखंड में जिस तरह से चुनाव प्रचार का अभियान तेज होगा। बीजेपी ने तो पहले चुनाव प्रचार कर लिया था, क्यों परिवर्तन यात्रा के तौर पर पूरे झारखंड में जिस तरह परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी, प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह, सभी नेताओं ने अपने वहां पे भागीदारी निभाई थी और वोट जो महिला वोटरों हो या फिर आदिवासी वोटरों को अपने और खींचने की कोशिश की थी। बहरहाल आदिवासी वोटर, सामान्य वोटर अगर बीजेपी के पास आ जाते हैं तो बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। 2019 में अगर बात करें तो आदिवासी वोटरों में पूरी तरीके से बीजेपी से छिटक कर कांग्रेस और जेएमएम में चली गई थी, क्योंकि कांग्रेस यहां मजबूत अभी भी नहीं है। कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है हाल में ही नियुक्त किया गया, उनको संगठन के बारे में कुछ भी जानकारी कांग्रेस को नहीं है। तो यहां पे कांग्रेस बैकफुट में दिख रहा है। यहां सीधी टक्कर बीजेपी के जेएमएम से है, और जेएमएम से अगर टक्कर यही है तो आदिवासी सीटों पर बीजेपी को जीतना होगा। आदिवासी सीटों पर अगर जीत निकालते तो समान सीटें बीजेपी के हाथों में होती है, और शहरी क्षेत्रों में बीजेपी सीटें निकाल लेती, चाहे रांची हो, धनबाद हो, हजारीबाग हो, गिरिडीह, तमाम जो शहरी क्षेत्र है, पलामू, जमशेदपुर, सीटों को बीजेपी निकाल लेती है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र है सीटों पे जो वोटरों को लुभाने की जो कोशिश की जा रही है वो कितने बीजेपी को आती है देखने को, क्योंकि जो भ्रष्टाचार और रोजगार की बातें जो जेएमएम सरकार ने की थी, या फिर जो डेमोग्राफी चेंज हुए संथाल में, इन तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। आदिवासी वर्सेस डेमोग्राफी, ये मुद्दा सबसे अहम रहा है झारखंड में आदिवासियों को वोट को दूरीकरण करने के लिए। दूसरा है रेवड़ी, कौन सी पार्टी कितनी रेवड़ी की घोषणा कर सकती है ये देखने वाली बात है। रेवड़ी का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या झारखंड की पॉलिटिक्स में ये फ्रीबीज इस बार काम करता नजर आएगा? क्योंकि फ्रीबीज से ज्यादा इस बार लोगों के भावनात्मक मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, तो ये जो झुकाव है फ्रीबीज की तरफ नजर आ रहा है या फिर जो भावनात्मक मुद्दे हैं उनकी ओर नजर आ रहा है? करंट सिनेरियो क्या है अभी?
देखिए अगर जमीनी स्तर की बात करें तो जमीनी स्तर पर ना सड़क बने हैं ना रोड बने हैं, जो मूलभूत सुविधाएं नहीं। हाँ, ये लोग लुभाने वादे बहुत जेएमएम सरकार ने किए थे लेकिन वो पूरे नहीं कर पाए। तो एक तरह से एंटी इनकन्वीनियंस है जेएमएम पार्टी को, विधायकों लेके जो काम नहीं कर पाए क्षेत्रों में। यहाँ के जो जिला अध्यक्ष है उन लोगों ने तो पूरे मोटी कमाई की है, जो स्थान रिपोर्ट बताते, लेकिन जो जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए झारखंड में वो नहीं हो पाया। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया, ना नौकरी, यहाँ पे एग्जाम अच्छे तरीके से कंडक्ट करा पाए। आदिवासियों को जो यहाँ पे प्रताड़ित किया जाए, संथाल प्रोग्राम में जिस तरह महिलाओं को उत्पीड़न किया गया, ये तमाम मुद्दे को लेकर जमीनी स्तर में अगर बात करें तो बहुत ही बीजेपी झारखंड के जो मतदाता हैं काफी नाराज हैं। इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी चाहती है कि हम अपने और इन वोटरों को खींचे। युवा वोटर की बात करें तो 18 से 19 साल के वोटर 11.5 लाख से ज्यादा वोटर है। ये अहम मुद्दा होगा कि पहली वोटर किन की ओर जाते हैं, क्योंकि बीजेपी को जो आकर्षण कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी जब रैली करते हैं भीड़ तो काफी उमड़ती है। और जो लोकसभा क्षेत्र में भी देखा गया, उस तरह से लोकसभा में जिस तरह से परफॉर्मेंस की है बीजेपी, वो चाह रही कि वो विधानसभा में परफॉर्मेंस करे और जो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत के आए। कि पिछली बार जो बीजेपी की परफॉर्मेंस काफी खराब इस वजह से कि गठबंधन में सरकार नहीं, गठबंधन जेएमएम जेडीयू और लेफ्ट बीजेपी के साथ लोगों का जुड़ना, गठबंधन है, कई और युवाओं का झारखंड की पॉलिटिक्स में सक्रिय होना और वहां पर उनके हकों की बात करके उनको जागरूक करना, एक नई तरह की जो विचारधारा है उसका प्रभाव होना झारखंड में इस बार। क्या ये भी कि हमारा हक ये है और हमारे मुद्दे ये हैं, अब हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, क्या ये मुद्दे परफॉर्म करते नजर आएंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल पूजा, क्योंकि देखिए बीजेपी ने कहा था कि पहले कैबिनेट में हम जो जितने भी सरकारी नौकरी है उसको भरने के काम करेंगे, साथ साथ जो एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश करेंगे। युवा क्या चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, अपना बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं। इसी मुद्दे को लेकर जेएमएम ने भुनाया था और युवाओं का वोट जेएमएम के पास गया था। 2019 में सरकार बनी थी और बीजेपी चाहती जो जितने भी सीटें खाली है झारखंड में, सरकारी सीटें, उन तमाम सीटों पर हम पहले कैबिनेट में ही उस पर घोषणा कर देंगे। पहले कैबिनेट में जो 5 प्रण लिए हैं बीजेपी, वो 5 प्रणों को यहाँ पे किस तरह से फलाफल करते हैं वो देखने वाली बात होगी। जेएमएम का मैनिफेस्टो आएगा, वो किस तरह से होता है, बीजेपी काट करने की कोशिश की जाएगी, वो देखने वाली। जो पहला प्रण जो था कि महिलाओं को 2100 रुपया देंगे, कल जेएमएम ने कैबिनेट के बैठक में अगर सरकार की बात करें 2500 रुपए का घोषणा कर दिया। तो इस तरह से जो रेवड़ियां बांटी जा रही है, किसकी ओर आकर्षित होती, युवा किसकी ओर जाते हैं ये देखने, क्योंकि यहाँ पे जेएमएम सरकार ने जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर सरकारी नौकरी, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर जितने भी नौकरियां थी उन लोगों को कहा था कि हम सरकारी नौकरी देंगे, वो पूरा नहीं कर पाई जेएमएम सरकार। साथ ही साथ उन्होंने कहा था जितने भी पुलिस प्रशासन हो या फिर जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करे सभी को पीए, पारा टीचर की बात करें, आंगनवाड़ी सेविका की बात करें, कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें, या जो रोजगार नहीं दे पाएंगे तो उन लोगों को हम भत्ता देंगे। तमाम मुद्दे पे काम नहीं कर पाई, यही मुद्दे बीजेपी भुना रही है। बीजेपी का कहना है अगर हम जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उन युवाओं को रोजगार का भत्ता देंगे, वो जब तक वो नौकरी नहीं ले जाएगा उनको हम कंपटीशन तैयारी का पैसा देंगे। महिलाओं को करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए पैसा उनको जो दी जा रही है, साथ ही साथ आगे प्लेटफॉर्म में उनको रखेंगे। साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी महिलाओं की ओर कितना वोट ले पाएगी ये देखने वाली होगी। युवा वोटर जेएमएम से कितना कट के बीजेपी को आती है, क्योंकि युवा रोजगार चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखिए एक पार्टी यहाँ पे डेवलप्ड हुआ है, जयराम महतो, वो यादवों को वोट कितना काट सकती है ये देखने वाली बात हुई। यहाँ पे मुख्यतः जेएमएम, बीजेपी और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों में टक्कर है, लेकिन मुख्यतः अगर देखा था जेएमएम और बीजेपी में टक्कर है। जेएमएम का मैनिफेस्टो अभी तक आया नहीं है, बीजेपी ने 5 प्रण दिए हैं, 5 प्रण के तरफ से ये प्रचार बहुत तेज से किया जा रहा है। और इसके बाद जब उम्मीदवारों का नाम घोषित होगा, कई सिटिंग एमएलए के नामों की कटने की घोषणा है, और जो सिटिंग एमएलए कटेंगे तो वो कितना नाराज होते हैं बीजेपी से,